This video is only for those students who wanted to revise. Okay, so unit number 8, D and F block elements. डी ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल का कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ग्रुप नंबर 3 से 12 में लेकर ग्रुप जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, जहाँ पर डी ब्लॉक प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता रहता है. कहाँ तक होता है, तो चार लॉन्ग पीरियड तक. ठीक है, n इक्वल्स टू 4 से लेके n इक्वल्स टू 4 से 4 लॉन्ग पीरियड्स होते हैं इसमें. ठीक है, एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. इसमें एफ ब्लॉक की बात करें तो इसके अंदर 4f और 5 ऑर्बिटल फिल होता है. इनको एक सेपरेट ही जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो नाम ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल दिया गया है वो किसको दिया गया है, डी और एफ ब्लॉक को. डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल. मेनली 4 सीरीज़ होती है ट्रांजिशन मेटल की. एक होती है 3D सीरीज़ जो कि स्कैंडियम टू जिंक से पूरी हो रही है. दूसरी होती है 4D सीरीज़ यटरबियम टू कैडमियम. 5D सीरीज़ लैंथेनियम टू हैफनियम टू मरकरी. एंड देन 6D सीरीज़ जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होती है. एंड एलिमेंट फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम. CN स्टैंड्स फॉर कॉपरनीशियम. 2 सीरीज होती है इनर ट्रांजिशन मेटल की, 4f सीरियम टू ल्यूटेटियम एंड 5f थोरियम टू लॉरेंशियम. इन दोनों को क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. ठीक है, लैंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होती है, सीरियम टू ल्यूटेटियम, एंड एक्टिनॉइड स्टार्ट होती है थोरियम टू लॉरेंशियम. ठीक है, तो 2 इनर ट्रांजिशन मेटल के बारे में हम बात करिए जो है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीरियम टू ल्यूटेटियम, 4f एंड 5f थोरियम टू लॉरेंशियम. जो नाम दिया गया है ट्रांजिशन मेटल उसको ओरिजिनली इस फैक्ट से ड्राइव किया गया है, मतलब आपने क्यों ट्रांजिशन मेटल कहा डी ब्लॉक को, तो ये इस वजह से कहा है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर्ड ट्रांजिशनल, वो कैसी थी, ट्रांजिशनल थी. मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बीच की थी, ट्रांजिशनल थी ना. अगर हम IUPAC की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल उन मेटल्स को डिफाइन किया, वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट डी सबशेल होते हैं, या तो न्यूट्रल आइटम के अंदर या फिर आयंस के अंदर. नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल जिनका डी सबशेल क्या होता है, या तो न्यूट्रल या फिर आयनिक स्टेट में कैसा होना चाहिए, उनका इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए. ठीक है, अगर वो फुल है, डी सबशेल अगर फुल है तो उनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल उनको नहीं कहते. जैसे इसमें एग्जांपल की बात करें, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो कि ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करते हैं, उनका फुल D10 कन्फिगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी वजह से उनको ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाता है. लेकिन ये चूँकि 3D 4D 5D सीरीज़ के एंड मेंबर्स होते हैं तो इस वजह से इनकी केमिस्ट्री को भी साथ में ही ट्रांजिशन मेटल आइटम के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ा जाता है. ये जो नीचे के पैराग्राफ आप खुद से पढ़ें, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा खास है. अब बात करते हैं पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल. तो ट्रांजिशन आइटम एलिमेंट्स डी ब्लॉक की क्या पोजीशन है. ठीक है, तो सबसे पहले डी ब्लॉक जो है लार्ज मिडिल सेक्शन ऑक्यूपाई करता है पीरियोडिक टेबल का, जो कि बीच में होता है एस और पी ब्लॉक के. पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखो एक एस ब्लॉक होता है और दूसरी तरफ दूसरे एक्सट्रीम पर पी ब्लॉक होता है, और बीच में क्या होता है आपका डी ब्लॉक होता है. डी ऑर्बिटल के अंदर डी ऑर्बिटल की जो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल होती है मीन्स टू से n-1 जो लेवल होता है n-1 लेवल, अगर कोई nth शेल है तो उसकी क्या होगी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल क्या होगा n-1. सो उससे क्या होता है, हम 4 रो ट्रांजिशन मेटल की एराइज होती है. एक होता है 3D 4D 5D एंड 6D. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर ऑर्बिटल्स का होता है, ठीक है, किसका दिया है, आउटर ऑर्बिटल्स का दिया है, वो क्या होता है n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2. जैसे अगर हम किसी भी की बात करें, जैसे स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हम कहते हैं 3D 1 4s2. तो ये इस तरीके से आउटर ऑर्बिटल इनका डिफाइन किया जाता है. n-1 स्टैंड फॉर इनर डी ऑर्बिटल जो कि 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है. आउटर मोस्ट NS ऑर्बिटल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हालांकि इस जनरलाइजेशन के कुछ एग्जेप्शन है, क्योंकि वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है n-1 D और NS ऑर्बिटल के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से इसके कुछ एग्जेप्शन है. ठीक है, इसी की वजह से जो इसका कॉन्सिक्वेंस है इस फैक्टर्स का कि n-1 D ऑर्बिटल और NS ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है. इसी फैक्टर से यही फैक्टर रिफ्लेक्ट होता है किसमें, क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है
3d4 4s2 ना होकर क्या होता है 3d5 4s1 होता है। यहाँ से जो जो इलेक्ट्रॉन एस में होना चाहिए तो वो एस में नहीं होता, बल्कि कहाँ चला जाता है डी में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब जहाँ भी इनको लगता है कि अगर एलिमेंट को दिखता है कि अगर मुझे अटेन करना है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसके मुताबिक अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर लेता है। ठीक है, एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में 3d और 4s ऑर्बिटल के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक पाए कि जो इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है वो ना जाए और 4s के अंदर ही चला जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ऑर्बिट इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और वो इसको इलेक्ट्रॉन को जो d ऑर्बिटल में जा रहा है उसको नहीं रोक पाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से कॉपर का केस है, जहाँ पर 3d10 4s1 कन्फिग्रेशन होता है, ना कि 3d9 4s2। ठीक है, फिर ये फर्स्ट सीरीज़ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने डिटेल में बात कर ली है किसका क्या। सेकंड सीरीज़ की बात करें तो यारी, ज़रा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। तो इसमें हम देखेंगे कि पैलेडियम का D10 होता है और S में कोई नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। Ag के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इन s ऑर्बिटल एंड D10 होता है। आई मीन टू से कि D10 इन लास्ट 3 एलिमेंट में होता है, पैलेडियम, Ag एंड कैडमियम, बट 0 और 1 होता है एस ऑर्बिटल में। और कैडमियम में आप देखें कि इसका D10 होता है और S2 होता है, इसी वजह से इसको क्या कंसिडर नहीं किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट में क्या है D10 कंप्लीट है, फुल है, पार्शली फिल, आई मीन टू से इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इसको ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर थर्ड सीरीज़ है आपकी लेंथेनम, हैफनियम, टंगस्टेन, ये सब टेंटेलम, टंगस्टेन, ये आप देख सकते हैं। ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। एंड देन फोर्थ सीरीज़ की मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम की। तो इनका जनरल फार्मूला होता है N-1 D10 NS2। इन चारों का क्या होता है D ऑर्बिटल फिल होता है, पूरा फुल होता है, D10 होता है, और S2 होता है, NS2 कन्फिग्रेशन होता है। ऑर्बिटल इन एलिमेंट्स में कंप्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट में और साथ साथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी। इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता है। डी ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है मोर देन दी अदर ऑर्बिटल, लाइक S&P ऑर्बिटल के कंपेरिजन में डी ऑर्बिटल बाहर की तरफ होता है। इसी वजह से क्या है सराउंडिंग का जो इफेक्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दैट मीन्स और साथ में जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो उसको सराउंड कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस भी डी ब्लॉक पर पड़ता है। कुछ रेस्पेक्ट में जो डी एन कन्फिग्रेशन होता है, कुछ आयंस का डी एन जो कन्फिग्रेशन होता है वो सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं विद पार्शली फिल डी ऑर्बिटल। इन एलिमेंट्स की क्या होते हैं कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वेरिएट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका वेराइटी, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं विद वेराइटी ऑफ लिगेंड्स जो भी पढ़ें। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में दिखाई जाएंगी। कुछ ग्रेटर सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है ट्रांजिशन एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल रो में। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है ग्रेटर सिमिलरिटीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, किस में हॉरिजॉन्टल रो में, इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डाउन द ग्रुप, ना कि एज अ हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सिमिलैरिटीज़ होती है प्रॉपर्टीज़ की इन हॉरिजॉन्टल रो, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में एक कंट्रास्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि कुछ ग्रुप्स हैं हाउएवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज़ आल्सो एग्जिस्ट, कुछ ग्रुप सिमिलैरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ है ऐसे भी। ठीक है, वो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उनके ट्रेंड हॉरिजॉन्टल रो में आगे देखेंगे। किस ग्राउंड पर आप कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है? अगर हम बात करें जिंक स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट की तो होता है 3d1 जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है, वहीं पर जिंक का एटम का D10 कन्फिग्रेशन होता है इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन दी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इसी वजह से उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर
ट्रांजिशन एलिमेंट लगभग मेटालिक प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करता है, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर। कुछ एग्जेप्शन है इसके, जैसे जिंक, कैडमियम और मैग्नीज, जिनके अंदर सिर्फ कुछ ही टाइपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये लाइटेस्ट स्ट्रक्चर आप खुद से देखें ट्रांजिशन मेटल के। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट की विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। जैसे अगर आपने खुद से देखा हुआ तो ट्रांजिशन मेटल का अगर एग्जांपल अपनी आंखों से देखा तो वो आयरन है। आयरन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कॉपर है, कॉपर आपने देखा है कितना उसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी उसको वायर की फॉर्म में कर लिया जाता है। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये इनकी यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर 8.1 में मेल्टिंग पॉइंट दिखा रखा है ट्रांजिशन मेटल का, जो कि 3D, 4D, 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं। जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है इन मेटल का वो एट्रीब्यूट है, मतलब क्यों है इनका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये इस वजह से कहते हैं कि जो N-1D इलेक्ट्रॉन है, जो D इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और साथ में जो NS इलेक्ट्रॉन है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं की वजह से जो बॉन्डिंग होती है मेटल के आपस में बीच में, तो वो किस वजह से होती है, D और S इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। किसी भी रो के अंदर मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल का मैक्सिमम D5 तक होता है, एक्सेप्ट फॉर दी एनोमलस वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम, टेक्टिनियम। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज और टेक्टिनियम में चूँकि सिंस इनके अंदर D5 कन्फिगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, तो उसके बावजूद भी ये क्या है, एक डिप दिखाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट में। जैसे मैग्नीज की बात करें टेक्टिनियम में, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, डिप आ रहा है। और जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मैग्नीज पे आकर ये क्या हो जाता है, डिप हो जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर हम मैग्नीज और टेक्टिनियम का एक एक्सेप्शनल केस देखते हैं। इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, मैक्सिमम अबाउट मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट करता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल पर्टिकुलरली फेवरेबल है स्ट्रांग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन के लिए। अगर मेटल टू मेटल स्ट्रांग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन चाहिए कि तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। इन जनरल जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही रिजल्टिंग बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। सिंस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। मेटल जिनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, जो कि दैट मीन्स वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, टेंड्स टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, दैट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी मेटल के एटम को गैशियस फेस में लेकर आना, वो भी एटम को जो कि बॉन्डेड स्टेट में एटम प्रेजेंट है आपस में, उसको आइसोलेट करना, एटम को एटम से हटाकर एक गैशियस फॉर्म में लेकर आना, उसको कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जिन मेटल्स की बहुत ज़्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अपनी रिएक्शन में नोबल होते हैं, मतलब आसानी से रिएक्शन भी नहीं करते हैं। एक दूसरा जनरलाइजेशन हम देख सकते हैं, वो फिगर 8.2 को में ड्रॉन किया जा सकता है, जहाँ पर मेटल सेकंड और थर्ड सीरीज़ के अंदर क्या होता है, ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है दैन दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दी फर्स्ट सीरीज़। ठीक है, ये ग्रीन वाले क्या है, हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो सीरीज़ के बढ़ने से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, थर्ड सीरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, एंड देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये काउंट करने के लिए कि जितनी ज़्यादा मेटल बॉन्डिंग होती है किसी भी कंपाउंड में, उतना ज़्यादा क्या होता है, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा हो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंट फॉर द करेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ हैवी ट्रांजिशन। सॉरी, ये क्या है कि इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि थर्ड सीरीज़ की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवी ट्रांजिशन मेटल, दैट मीन्स सीरीज़ थर्ड की देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। तो हैवी ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या होती है, मेटल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।